जी, तो ये होगी जी आपकी क्लास स्टार्ट। वी डूइंग 23 के पेपर्स टुडे और मैं ज़रा लेट हो गया हूँ, वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट का टाइम ज़रा गड़बड़ हो गया था। आई एम स्टार्टिंग विद 2023 स्पेसिमेन पेपर और फिर हम करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली कल 23 का मार्च का पेपर और फिर 22 का मार्च का पेपर। कल 2 करेंगे, परसों भी 2 करेंगे और लास्ट नाइट आपकी मर्जी है पेपर करना है या आप लोगों की पर्सनल क्वेरीज हैं वो हम जो कहोगे मैं करवा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओह यार बच्चे माशाल्लाह काफ़ी आ रहे हैं, गुड। जी अनसब कैसा था P1 मेरे बेटा? अनसब फरीद सलाहुद्दीन, हाउ वाज P1? अब्दुल्ला बेग आप बता दो बेटे। आई जस्ट वांटेड एनी एस्केप टू गिव मी a feedback. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी 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 ठीक है, मतलब इतना टफ नहीं था कि कहा जाए कि हिस्टोरिकली टफ पेपर आया। बस ये बच्चों की तैयारियों में ही थी, बच्चों की तैयारियां नहीं थी। अच्छा मुझे बताएं, एंटरप्राइज चूज किया या लैंड किया फर्स्ट एलिमेंट वाले में? गुड वर्क। और गोल्ड एंड सिल्वर चूज किया या स्पिनच एंड कैबेज चूज किया? मिक्स्ड व्यू है, कुछ टीचर्स कह रहे हैं स्पिनच एंड कैबेज, मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर, बट विल सी इन अगस्त कि क्या एग्जैक्ट है, लेकिन दोनों पे आपको। हाँ बिल्कुल। ज्वेलरी मेकिंग में भी सिल्वर गोल्ड दोनों यूज होते हैं। मैनी सब्स्टिट्यूट, मतलब इसको सिल्वर को पुअर मैन्स गोल्ड कहा जाता है। ज्वेलरी है ना। वैसे स्पिनच और कैबेज कौन सा सब्स्टिट्यूट है, जरा बताएं मुझे। क्या नहीं आएगा? हाँ हाँ, डिफरेंट व्यूज हैं। आधे टीचर गोल्ड एंड सिल्वर पे थे, आधे स्पिनच एंड कैबेज पे थे। मुझे भी स्पिनच एंड कैबेज ज़्यादा बेहतर लग रहा है, कभी कभी वो लग रहा है, सो आई डोंट नो। सो लेट्स लीव इट टू अल्लाह एंड फिर सीआई क्या करता है हमें पता लग जाएगा ऑफिस में। जी, स्पेसिमेन पेपर 23 जल्दी से करते हैं, आसान पेपर हैं 23 के दोनों। लेट्स स्टार्ट। अ प्रोजेक्ट हैज़, अच्छा कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है बच्चे? यस, बहुत सारे थे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम सो सॉरी आई डिड नॉट हियर द साउंड ऑफ योर वेटिंग रूम। मैंने मैसेज में सोचा कि बच्चे मैसेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली होंगे। वालेकुम सलाम अंसर। जी बेटे, लेट्स स्टार्ट नाउ। 2023 का स्पेसिमेन पेपर है, ट्राई नॉट टू हैव मार्क्स इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई एंड वर्क इट आउट विद मी। लेट्स लेट खदीजा एंटर। जी बेटे, a project has a social cost of 100 million, a private cost of 40 million, and an external benefit of 20 million. Net social value is zero. What can be concluded about the project? अब हमें चाहिए हम सारी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स निकाल लें। सोशल कॉस्ट होता है प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल। तो मुझे बताएं 100 मिलियन सोशल कॉस्ट है, प्राइवेट कॉस्ट 40 है, तो एक्सटर्नल कितनी होगी? 60। एक्सटर्नल बेनिफिट 20 मिलियन है, लेकिन उसने कहा नेट सोशल वैल्यू यानी सोशल बेनिफिट्स माइनस सोशल कॉस्ट जीरो है। तो बेसिकली, हाँ एक मिनट ठहरिएगा, सोशल वैल्यू मतलब सोशल बेनिफिट्स माइनस सोशल कॉस्ट जीरो है, तो 100 मिलियन होने चाहिए सोशल बेनिफिट भी, 20 एक्सटर्नल है, 80 प्राइवेट होंगे। ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? प्लीज डू नॉट शाय, ये आसान क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। आप कौन है? अब्दुल्ला। आप तो मेरे से काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, अभी कैसे आए? चलें। अब्दुल्ला, सोशल कॉस्ट 100 मिलियन है, प्राइवेट कॉस्ट 40 मिलियन है। मुझे लगता है और बच्चे आए, मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं। यस जी अब्दुल्ला बताइए मुझे। सोशल कॉस्ट है 100 मिलियन, उसमें से प्राइवेट 40 है, एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी है? सोशल आर प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल। जी अब्दुल्ला भाई,
सोशल कॉस्ट 100 मिलियन है, प्राइवेट कॉस्ट 40 मिलियन है, एक्सटर्नल कितनी होगी? यस बेटे, सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट 100 है, प्राइवेट 40 है, तो एक्सटर्नल कितनी होनी चाहिए? अब्दुल्ला आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोले। 60 मिलियन। अब जी एक्सटर्नल बेनिफिट 20 मिलियन है, नेट सोशल वैल्यू जीरो है। इसका क्या मतलब होता है? सोशल बेनिफिट्स माइनस सोशल कॉस्ट, आंसर जीरो आए। सोशल कॉस्ट 100 है, सोशल बेनिफिट्स भी 100 होंगे, तभी आंसर जीरो आया। एक्सटर्नल बेनिफिट 20 दिए हुए हैं, मुझे बताएं प्राइवेट बेनिफिट कितने होंगे? अब्दुल्ला आप। 80। नाउ यू वर्कड इट आउट। तो मैं एक बार फिर सारे रिपीट कर रहा हूँ। सोशल बेनिफिट्स 100, सोशल कॉस्ट 100, प्राइवेट कॉस्ट 40, एक्सटर्नल कॉस्ट 60, एक्सटर्नल बेनिफिट 20, प्राइवेट बेनिफिट 80। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द प्रोजेक्ट? क्या पहली स्टेटमेंट ठीक है, एक्सटर्नल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल बेनिफिट? 100% ठीक है। 60 मिलियन थे एक्सटर्नल कॉस्ट, और एक्सटर्नल बेनिफिट उसने बताया सिर्फ 20 मिलियन है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। सबको समझ आ गया बच्चों, या मैं एक बार फिर बताऊं? सबको क्लियर है बेटे? जिसको ना आया हो प्लीज पूछ लो। यू गाइस हैव बीन शाय, और आज P1 में भी गड़बड़ हुई है, तो मुझे बताएं, किसी को मसला हो तो पूछ लें। प्राइवेट बेनिफिट, या चले मूव ऑन करते हैं जी। अच्छा जी, अब ये मैंने इसे बहुत सारे आपके टॉपिकल में करवाए हैं। यामीन मोहम्मद, बाकी बच्चे जो रेगुलर आते हैं, आप लोग खामोश रहें। मैं किसी और बच्चे से पूछना चाह रहा हूँ। डायग्राम शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स फॉर अ फर्म, एट विच प्राइस डज एलोकेटिव एफिशिएंसी अकर? इसको बताएं ज़रा मुझे। हाजिर खालिद, ज़रा देखिएगा कहाँ पे एलोकेटिव एफिशिएंसी आ रही है, किस प्राइस पे, ए बी सी डी में से? हाजिर, आर यू इन द क्लास? वेटिंग। हाजिर, कितनी देर लगनी नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी, बताइए। एमसीएसी तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है बेटे, एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो मेरा बेटा क्या कर रहे हो? हाजिर, इतनी बार ये करवाया और आप आ भी रहे थे क्लासेस में। अब सब बच्चे सुन लें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन MCMR, डी प्राइस बनेगी। MCAC प्रोडक्टिव एफिशिएंसी या यूनिट कॉस्ट मिनिमाइजेशन। एक मिनट ठहर जाइए। MCAC यूनिट कॉस्ट मिनिमाइजेशन या फिर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ACAR आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, प्राइस बी। MCAR जहां मार्जिनल कॉस्ट डिमांड कर्व को, AR को कट करे, वहां प्राइस बने तो मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर है। एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑप्शन ए। इतने ज्यादा आप लोगों को इसमें मॉडल आंसर करवाए हुए हैं, सारा कुछ मेन आपको करवाया ही एफिशिएंसी का था मैंने फॉर P4। हाजिर, व्हाट्स गोइंग ऑन? एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं, आपने ACAR पे रिवाइज की जरूरत नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हाजिक मुझे बताओ, जहां MR जीरो हो रहा है, अगर वो कोई बताता क्या आउटपुट है ये, उस पे क्या मैक्सिमाइज हो रहा है? सेल्स रेवेन्यू। नाउ इट्स बेटर, शाबाश। तो आपको सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, अपने माइक बंद कर दें, बहुत बुरी सी आवाज आ रही है। MR जीरो मींस सेल्स रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। किसी बच्चे को इन सब ऑब्जेक्टिव्स में फर्क समझ ना आ रहा हो अभी तक? आखिरी चीज मुझे कोई बच्चा बता दे, MCMR प्राइस डी, और ये आपकी जो है अपना क्या उसको बोलते हैं, इसमें तो उसने प्राइस डिमांड कर्व की जरूर नहीं बनाई, गलत तरीके से बनाई है। खैर, इग्नोर करते हैं इसको, यहाँ पे वो बात नहीं हो सकती। चले, लेट्स मूव ऑन। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम हो तो प्लीज अभी पूछ लो। ये आसान तरीन कॉन्सेप्ट्स हैं, लेट्स फिक्स देम। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, MCMR की आउटपुट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की होती है,
उस पे उन्होंने प्राइस डी बना दी, हालांकि डिमांड कर्व से प्राइस बनती है, इन्होंने गलत यहाँ पे किया, लेकिन फिर भी मानना पड़ता है डी। MR0 मींस रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, उससे जो प्राइस बने डिमांड कर्व तक जाके वो रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है। MCAC मींस लोएस्ट पॉइंट पे एसी के आप हैं तो आपने प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हासिल की, एवरेज कॉस्ट यूनिट कॉस्ट मिनिमाइज कर दी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स ले लिया, डिमिनिशिंग अवॉइड कर लिया। और MC AR को कट कर रहा है, वहां पे ए प्राइस जो है ये आपकी एलोकेटिव एफिशिएंसी है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर। ACAR आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। इस चीट शीट को याद रखें, हर साल क्वेश्चन आता है एक या दो। लेट्स मूव ऑन। The government is considering building a new railway line in its country. It has to choose one of four high-speed routes. The benefits and cost of each route are shown below. Which route should be chosen? सोशल बेनिफिट बनाएं प्राइवेट एक्सटर्नल को जमा करके, उसमें से सोशल कॉस्ट निकालें प्राइवेट कॉस्ट एक्सटर्नल कॉस्ट को जमा करके, जहां हाईएस्ट डिफरेंस हो वहां पे आपका यू नो वो चोजन राउट होगा। गवर्नमेंट हमेशा जिसमें सोशल वैल्यू, सोशल बेनिफिट्स माइनस सोशल कॉस्ट हाईएस्ट हो। जी बेटे। सी आंसर नहीं। बी आंसर एज इन बॉल। 16 प्लस 22 सोशल बेनिफिट हो गया 38, सोशल कॉस्ट 1.6 प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल 0.42 हो गई। 38 में से 2 निकाला, 36 सबसे हाईएस्ट यहाँ पे है। बच्चों ये मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है, आप लोगों को क्यों गलतियां हो रही हैं यहाँ पे? थोड़ा सा सोच समझ के, जल्दी मत करो। हाँ हाँ, आपने शायद वो ऑप्शन गलत देख लिया। सबको समझ आ गया बच्चों? गवर्नमेंट हमेशा सोशल बेनिफिट्स में से सोशल कॉस्ट निकालती है। अगर सोशल बेनिफिट ज़्यादा हों तो यस टू द प्रोजेक्ट। ये सारे प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा हैं तो सबको यस है, लेकिन सबसे बेहतर राउट कौन सा है? बी बॉल। 38 सोशल बेनिफिट हैं, 1.6 प्लस 0.4 प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट 2 है सोशल कॉस्ट, 36 आपको नेट सोशल बेनिफिट या सोशल वैल्यू मिल रही है, मोस्ट इसमें हो रही है। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? ओके, अगेन एक आसान सा क्वेश्चन है। टेबल शोज टोटल यूटिलिटी गेन्ड बाय अ कंज्यूमर एज दे कंज्यूम मोर एप्पल्स। एट विच लेवल ऑफ कंजम्पशन वुड मार्जिनल यूटिलिटी बी जीरो? मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए आप टोटल यूटिलिटी से एक स्टेप पीछे जाके माइनस करते हैं। जैसे मैं एक मिनट, एक मिनट ठहर जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक मिनट ठहर जाए। पहले यूनिट से 10 माइनस जीरो, टोटल यूटिलिटी में से जीरो निकाले हमने पहले यूनिट की, 10 MU है। सेकंड में 18 माइनस 10 8 MU है। तो 6 में देखें, 30 माइनस 30 जीरो, कोई एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिली। सबको समझ आ गया? सिक्स यूनिट ऑप्शन डी एज इन डेविड करेक्ट है। ओके, जहां MU जीरो हो जाए टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है, जहां मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाए टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमाइज, जहां मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाए टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज, जहां मार्जिनल प्रॉफिट जीरो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज। इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिनल्स एडिशनल जीरो हो जाए तो टोटल मैक्सिमाइज हो जाते हैं, उसके बाद नेगेटिव होना है उन्होंने मार्जिन से। सबको बेटे ये बात भी समझ आ गई और क्वेश्चन भी समझ आ गया? आदम 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 आपका माइक बहुत खराब है, बंद कर दें। अगर किसी को नहीं आया तो बता दें मुझे। ऑल राइट, अच्छा जी, अब ये इंडिफरेंस कर्व का इस पे भी बहुत काम किया था। इन द डायग्राम I is a consumer's in initial indifference curve, point M is consumer's initial equilibrium, point M पे नजर मारें। साथ जरा थोड़ा सा, जब तक ना पूछो आंसर ना दें। JK and JL are budget lines and MN is the substitution effect of a fall in price of good X। हमेशा पहले इंडिफरेंस कर्व पे जो नया इक्विलिब्रियम बने वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, तो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाया गया है। अब वो कहते हैं अगर गुड गिफिन है तो कहाँ पे कंज्यूमर का नया इक्विलिब्रियम बनेगा आफ्टर द फॉल इन प्राइस? अब साद ने बता ही दिया है, लेकिन गिफिन गुड का इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है प्राइस फॉल का, और इतना नेगेटिव होता है कि सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव को आउटवे करता हुआ क्वांटिटी डिमांडेड कम करता है, ए पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा।
अब मुझे बच्चे जवाब दें, डी पॉइंट कौन सी गुड है? डी पॉइंट नॉर्मल गुड। सी पॉइंट, सी, डी नॉर्मल क्यों है? उसका इनकम इफेक्ट भी आगे जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। और सी, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है लेकिन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बड़ा है, तो वो बीच में लगेगा, नया इक्विलिब्रियम नई बजट लाइन पे, तो वो हो गई इंफीरियर। बी कौन मुझे बताएगा किस तरह की गुड है? ये कोई गिफिन इंफीरियर नॉर्मल नहीं है। नेसेसिटी बिल्कुल सही है क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। एम पे भी वही क्वांटिटी, बी इक्विलिब्रियम पे भी वही क्वांटिटी। एवरीवन क्लियर ऑन दिस, या एक बार फिर इसको करवाऊं? सबको क्लियर है? प्लीज डू नॉट बी शाय। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्लास शाइनेस खत्म करें, पूछें। देयर इज नो शेम इन लर्निंग। ओके, देखिए आदम, अदन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम उसने कहा एम है, एम एन उसने कहा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, वैसे भी पहले इंडिफरेंस कर्व पे शैडो बजट लाइन थ्रू बन रहा है। पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर द फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, गुड एक्स ही है ना? हाँ। अब वो कहता है, ये कोई बच्चा आ रहा है, मैं उसको एंट्री दे दूं। अब वो कहता है अगर ये गिफिन गुड है तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ आना चाहिए? अदन मुझे बताएं, गिफिन गुड की थ्योरी माइंड में रखें। ए पे। मुझे अदन बताएं, डी, डेविड, ये कौन सी गुड है? सब्स्टिट्यूशन भी पॉजिटिव प्राइस फॉल का और इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव, कौन सी गुड है जिसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है? डी पॉइंट, डेविड। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव है एम से एन, और मजीद खरीद रहे हैं इनकम इफेक्ट में भी, तो ये कौन सी गुड बन जाएगी? नॉर्मल गुड। थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, माइक बंद कर दें। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव सब गुड का होगा प्राइस फॉल में, नॉर्मल, इंफीरियर, गिफिन, सबका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक ही होता है। लेकिन प्राइस फॉल होने से जो रियल इनकम बढ़ती है, नॉर्मल गुड्स हम ज्यादा खरीदते हैं, इसलिए डी पे आ गया। इंफीरियर हम नेगेटिव होता है कम खरीदते हैं, लेकिन इतना कम नहीं खरीदते, सब्स्टिट्यूशन आउटवे कर जाती है इनकम इफेक्ट को, सी पे आ गया। बी परफेक्टली इनइलास्टिक, नेसेसिटी कोई है। ए गिफिन है क्योंकि उसका इनकम इफेक्ट इतना बड़ा होता है कि सब्स्टिट्यूशन को आउटवे कर जाता है। एवरीवन क्लियर बच्चों? ये मैंने बहुत दफा रिवाइज करवाया। अभी भी नो शेम इन आस्किंग। टॉपिकल भी करवाया है, अब ईयरली भी करवा रहा हूं, अब तक ये आ जाना चाहिए। वीडियोस देखो बेटे, जिनका मसला है टॉपिकल वीडियोस देखो। जी, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? हैदर अली, कौन सी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन नजर आ रही है आपको? टेक योर टाइम। एक सेकंड, एक बच्चा कह रहा है लेट मी इन। कौन सी? डी एज इन डेविड या बी एज इन पॉल? शाबाश, टू ब्रूरीज मर्ज। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है व्हेन फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री at the same stage of production merge or take over one another, एक्सटर्नल ग्रोथ है। मुझे बताएं ए कौन सी इंटीग्रेशन है? बैंक टेक्स ओवर अ ट्रैवल एजेंट। कॉन्ग्लोमरेट टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री। कार मैन्युफैक्चरर बायज अ कंपोनेंट सप्लायर, अपने पार्ट्स के सप्लायर को उसने खरीदा है। वर्टिकल बैकवर्ड, शाबाश, वर्टिकल बैकवर्ड है बी, बॉल। कॉटन मिल डबल्स इट्स आउटपुट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, इंटीग्रेशन है। ये इंटरनल, ये इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ है ही नहीं। सबको समझ आ गया ये आसान सा कॉन्सेप्ट, या अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू नॉट शाय। चलिए अला, लेट्स आगे, गुड। अच्छा जी, एक मिनट। नंबर 7, ये देखो फिर वही ऑब्जेक्टिव्स वाला है इस बार, प्लीज हाजिक आपसे ही पूछूंगा, ठीक बताना है। डायग्राम शोज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट, व्हाट शुड बी द चेंज इन प्राइस if the monopolist change from profit maximizing
टू रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। डिमांड कर्व से प्राइस बनती है हाजिर, आउटपुट लें और उसके बाद डिमांड कर्व तक जाके देखें क्या प्राइस थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे और क्या थी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे। टेक योर टाइम, शाबाश। R2S, वेरी गुड। अब आपने सही किया ना। MR0 पे रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ कुछ बच्चों को, विजुअल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। आई नो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि क्या बार बार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू केटर फॉर द होल क्लास। लेट मी सी जी, ये मैंने लिंक लिया, रेड कलर में आपको दिखा रहा हूँ। MCMR ये आउटपुट है और डिमांड कब तक जाके प्राइस बनेगी, ये बन गया। MR0 ये आउटपुट है, डिमांड कब तक जाके ये प्राइस R2S ऑप्शन ए। एवरीवन क्लियर? अच्छा, इसी बहाने हम सबको क्लियर है ना, ये मिटा दूं? ओके। इसी बहाने हम प्रॉफिट सीखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है, कुछ बच्चों को वो नहीं आता। MCMR पे मैं देखता हूँ कितना प्रॉफिट। ये देखें, आप गए पहले कॉस्ट कर्व तक, फिर डिमांड कर्व जो कि रेवेन्यू कर्व है, ये सारा एरिया एबनॉर्मल प्रॉफिट। ओके, इस तरह करके आपने करना, एग्जाम में भी ड्रॉ कीजिएगा। अब MR0 पे देखते हैं कितना प्रॉफिट है। पहले कॉस्ट कर्व तक गए, ये कॉस्ट हो गई, फिर डिमांड कर्व तक गए, ये रेवेन्यू, ये सारा एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरह करके आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। ओके जी, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द गोल ऑफ फर्म एक्स इज टू मेक मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट। तीन क्वेश्चन आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स के। कौन सा ऑब्जेक्टिव है जी? बी एज इन बॉल, प्रॉफिट सेटिस्फाइंग, मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट, कि उससे हम कुछ डिविडेंड भी दे दें शेयर होल्डर्स को, कुछ ग्रोथ भी कर ले, डायरेक्टर्स भी, मैनेजर्स भी खुश हो जाए। एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट सेटिस्फाइंग। सबको क्लियर हो गया या कोई कंफ्यूजन? देखो, हाँ सामने ग्राफ है, बोलो। ओके, नंबर 9, a monopoly makes only normal profit in long run. इरास, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सप्लेन दिस? क्यों मोनोपोली जो कि हर वक्त एबनॉर्मल प्रॉफिट बना सकती है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट बना रही है? एक ही कंडीशन है, तसल्ली से देखो बेटे। डोंट फॉल ऑन द फर्स्ट ऑप्शन यू सी। डिक्रीजिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मींस उसका प्रॉफिट और बढ़ रहा है। इरास को करने दे बेटे, गिव इट टाइम। वाहिद कंडीशन जो मैंने बताई थी कि इवन मोनोपोलीज भी डरती हैं नए एंट्रेंट से, कौन सी मार्केट होती है जिसमें वो एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाती? डी एज इन डेविड। इरास देखा, इजी क्वेश्चन खराब किया ना अपना। In the exam, give every question due respect, read all the options, tally it with a statement. Confidence के साथ, control your urge to pick up the first semi-correct option. Decreasing long run average cost से क्या ताल्लुक है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट करे, उसका तो प्रॉफिट और बढ़ रहा है। ठीक है। फर्म इज अ पब्लिक कंपनी विद न्यूमरस शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो प्रॉफिट ही बनाएंगे। फर्म इज ओन्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओलिगोपली है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। समझ आ गई बात? डी इज दी ओनली वन, कंटेस्टेबल मार्केट है, बैरियर्स टू एंट्री नहीं है। कोई फर्म भी अब प्रॉफिट बनाएगी, नए एंट्रेंट्स आ जाएंगे, उनका प्रॉफिट उड़ जाएगा। ओके, नंबर किसी को प्रॉब्लम हो ये इसमें? नंबर 10 मेरे लगते मुश्किल है ये क्वेश्चंस, होते नहीं है ग्राफ वाले, तो तसल्ली से देखें। डायग्राम शोज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सबका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपने देख लिया, एक लगा हुआ है एएफसी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की शेप ये होती है, पहले तेजी से गिरता है फिर स्लो, आउटपुट पे डिवाइड होने का इम्पैक्ट कम। फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन स्ट्रेट होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एल शेप में होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी लगा हुआ है, एंड एवरेज टोटल कॉस्ट एटीसी, यानी एवरेज कॉस्ट लगा हुआ है फॉर थ्री फर्म्स एक्स वाई एंड जी। dx, dy and dz are the three respective demand curves. उनके average revenue demand curves are dx, dy, dz. All firms seek to make a profit. Which statement is not correct? पहले मुझे बताएं, फर्म शॉर्ट रन में कब तक कंटिन्यू करती है? अगर उसको लॉस, जब तक उसकी, हाँ, उसका रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है या बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, फिक्स लग चुकी है, शॉर्ट रन में वो कंटिन्यू करेगी। लॉन्ग रन में
वो कब कंटिन्यू करती है? जब उसकी यार मुनव्वर, चौथी बार तुमने यही बात की है। टोटल कॉस्ट जब तक उसकी कवर हो रही है फ्रॉम टोटल रेवेन्यू या एवरेज कॉस्ट फ्रॉम एवरेज रेवेन्यू, तब तक कंटिन्यू करती है, वरना एग्जिट कर जाती है। अब आपने ढूंढनी है कौन सी नॉट वैलिड है। फर्म एक्स विल चूज नॉट टू प्रोड्यूस एट ऑल। एक्स का डिमांड कर्व, रेवेन्यू कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे है, ये स्टेटमेंट सही है, नॉट करेक्ट नहीं है, रिजेक्टेड। बी एज इन बॉल, फर्म वाई इज लाइकली टू ऑपरेट इन द लॉन्ग रन बट नॉट इन द शॉर्ट रन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्म वाई का डिमांड कर्व डी वाई देखें, उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे है, शॉर्ट रन में कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से डिमांड कर्व से ऊपर है, लॉन्ग रन में ये एग्जिट कर जाएगी। बी करेक्ट स्टेटमेंट है, नॉन करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए आंसर करेक्ट है। बेटे किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे प्लीज पूछ लें, जरा डिफरेंट क्वेश्चन है। कहाँ से मसला होना शुरू हुआ था इरास? मुझे देखो, फर्म वाई का वो कहता है लॉन्ग रन में कंटिन्यू करेगी, शॉर्ट रन में नहीं। उनका डिमांड कर्व डी वाई एवरेज रेवेन्यू कर्व देखो, कौन सी कॉस्ट को कवर कर रहा है, वेरिएबल को या टोटल को? वेरिएबल को तो शॉर्ट रन में कंटिन्यू करेगा, टोटल कवर नहीं होगी, लॉन्ग रन में एग्जिट कर जाएगा। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। एनी अदर क्वेश्चंस जी? शाबाश इरास, एनी अदर क्वेश्चंस? अनस जमाल फ्रॉम लकास, तसल्ली से मेरा बेटा। व्हेन अ फर्म इंक्रीजेस ऑल इट्स इनपुट फोरफोल्ड, लेबर कैपिटल सब डबल, उन्होंने किया, चार गुना डबल किया, मतलब चार गुना बढ़ाया, इट आउटपुट इंक्रीजेस थ्री फोल्ड, लेकिन आउटपुट सिर्फ थ्री टाइम्स बढ़ी। अनस क्या सही ऑप्शन है? टेक योर टाइम। थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, रिटर्न्स शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, टू स्केल या ऑफ स्केल लॉन्ग रन का, और ये लॉन्ग रन की बात हो रही है, ऑल इनपुट्स बढ़ा रहा है वो। अनस आर यू देयर? अनस आते ही क्लास छोड़ गए, अब कैसे इन बच्चों को बंदा इंप्रूव करे? अनस आर यू देयर? क्लास में नहीं है? चलें, उम्मे हैं क्लास में? मैंने बच्चों की लिस्ट भी नहीं देखी गौर से। चलें, अदीब अदनान आप बता दें। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, परफेक्ट, बी एज इन बॉल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स शॉर्ट रन का है, उसमें हम सिर्फ कैपिटल फिक्स होता है, लेबर बढ़ा सकते हैं, ऑल इनपुट्स नहीं बढ़ा सकते। इस फर्म ने चार गुना अपनी लेबर कैपिटल सब बढ़ाया, आउटपुट सिर्फ थ्री टाइम्स बढ़ी, उसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है। सब बच्चों को क्लियर हो गया? ओके। Which characteristic of an industry works towards reducing the barriers to entry for new firms? मनान शामी तसल्ली से, कॉन्फिडेंस से माइक ऑन करके, कहाँ बैरियर्स टू एंट्री कम हो रही है नई फर्म्स के लिए? ये चार ऑप्शंस में से देखो, पहले बता दो आप क्लास में हो। मनान मैक्सिमम गलत हो जाएगा, डोंट वरी। साद, इज ही इन द क्लास? मनान, व्हाई यू नॉट टर्निंग ऑन योर माइक? मैं क्या करूं, चलिए लेट्स मूव ऑन। हसान, अच्छा मनान आपने माइक ऑन किया है? चलिए, हसान फ्रॉम क्रेसेंट, तसल्ली से देखो कहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री कम हो रहे हैं, पहले बता दो आप क्लास में हो। ऑप्शन सी, वेरी गुड, एब्सेंस ऑफ लार्ज कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट्स। फिक्स कॉस्ट कम है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो, रेस्टोरेंट है, लीज पे ले लिया बिल्डिंग, कोई फिक्स कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, लार्ज कॉस्ट नहीं है, तो छोटे बिजनेस भी आ जाएंगे, बैरियर टू एंट्री कम। बाकियों को रिजेक्ट करते हैं। ए, सिग्निफिकेंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बाय एग्जिस्टिंग फर्म्स। कोको कोला 1.5 बिलियन डॉलर लगाती है, जो पाकिस्तान का उस साल का बजट था जब उन्होंने एडवर्टीजमेंट अपनी शेयर की थी 2016 में।
इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे हैं, मुकाबले में कौन सी कंपनी खड़ी होगी? सिर्फ पेप्सी खड़ी है ना। तो बैरियर टू एंट्री बन रहा है क्योंकि करंट फर्म्स बहुत स्पेंड कर रही हैं एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन पे। सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, करंट फर्म्स की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बहुत कम है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, लार्ज बिजनेसेस होने का फायदा हो रहा है, तो नई फर्म्स कैसे उनके साथ compete कर सकेंगी कॉस्ट पे? बी रिजेक्टेड। डी, possession by existing firms of legal rights to protect a product, patents हैं, उन्होंने अपना एक यूनिक प्रोडक्ट बनाई, यूनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसको कॉपीराइट करवा लिया। कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता जब तक अपनी उस तरह की टेक्नोलॉजी ना बना ले। इसमें भी बैरियर्स टू एंट्री कम, क्योंकि आप लीगल मोनोपोली बन गए हैं। बेटे सबको समझ आ गया? प्लीज, ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ये बहुत आसान पेपर है, एंड आई कैन सी मेनी किड्स स्ट्रगलिंग। पूछें प्लीज। ऑलराइट, नेगेटिव इनकम टैक्स का पूरा हमने यूनिट किया था। इट शुड बी वेरी डूएबल फॉर दोज हु आर देयर, लेकिन मैं बाकियों से पूछता हूँ। A country has a negative income tax. Curve NT in the diagram shows country's initial tax schedule. A change in the tax rate causes the schedule to shift to NT1. अब ज़्यादा घर बैठे नेगेटिव इनकम टैक्स गरीबों को दे रहे हैं, ठीक है? इसके मुताबिक हाउ विल दिस अफेक्ट वर्क इंसेंटिव एंड आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? एहसन खुरम, आर यू इन द क्लास? चलिए मैं एक बार जल्दी से बच्चों को देख लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कौन कौन है। अब्दुल्ला आसिफ आ गया है, सिर्फ साथ मैं एक बार लिस्ट देख लूँ। अहमद करीम, ठीक है। अहमद करीम, तसल्ली से मेरा बेटा माइक ऑन करो। आई नो यूर अ गुड किड। तसल्ली से देखो, अब गवर्नमेंट ज़्यादा नेगेटिव इनकम टैक्स पे कर रही है घर बैठे, तो वर्क इंसेंटिव पे क्या असर आएगा? लोग काम करने जाएंगे, स्ट्रेंथन होंगे या वीकन? पहले ये कॉलम सॉल्व करो। अहमद करीम, आर यू इन द क्लास? जी बेटे, वेटिंग। गवर्नमेंट घर बैठे ज़्यादा नेगेटिव इनकम टैक्स, एक किस्म की सब्सिडी लोगों को दे रही है पहले से ज़्यादा, तो वर्क इंसेंटिव पे क्या असर पड़ेगा? काम करने लोग निकलेंगे या घर बैठ के ही वही वीकन? तो ऑप्शन सी एंड डी बच गई आपके पास, डेविड एंड कैट। अब मुझे बताएं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे क्या असर पड़ेगा? गरीबों को ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट दे रही है, और इक्वल, तो ऑप्शन डी एज इन डेविड। सबको समझ आ गया? ऑल राइट, आई एम टेकिंग इट ऑन द फेस वैल्यू कि सबको समझ आ गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्यों बच्चों को इतनी प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक रेंट ऑफ द वर्कर किस मार्केट में हाईएस्ट है? मैं आपको जल्दी से एक बार इकोनॉमिक, सी, शाबाश जिसने बताया, बिल्कुल सही है, शाबाश। मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट एक बार बच्चों को, ये ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है? मिनिमम पेमेंट जिस पे लेबर अपने आप को सप्लाई करती है, ठीक है? और इकोनॉमिक रेंट व्हाट दे गेट ओवर एंड अबव दैट मिनिमम पेमेंट, यानी सेकंड बेस्ट जॉब से जितना वो अर्न कर सकते थे उससे ऊपर इकोनॉमिक रेंट है। अब मैं एरियाज लेबल कर रहा हूँ, ए एंड बी। सप्लाई कर्व इज द विलिंगनेस कर्व ऑफ द लेबर, इससे नीचे वाला एरिया सारा ट्रांसफर अर्निंग है। सप्लाई कर्व से ऊपर और वेज रेट के नीचे, जैसे वो प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं होता था, ये लेबर का सरप्लस है, ये इकोनॉमिक रेंट है। और दोनों को मिला लें, इकोनॉमिक रेंट एंड ट्रांसफर अर्निंग को, तो ये करंट अर्निंग है। समझ आ गया बच्चों? अब जितनी इलास्टिक सप्लाई होगी उतना इकोनॉमिक रेंट कम, एरिया और ट्रांसफर अर्निंग बिगर, क्योंकि ये अनस्किल्ड वर्कर है। मसलन एक परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, सारा एरिया सप्लाई कर्व से नीचे है ट्रांसफर अर्निंग, और जैसे इस ग्राफ में बना हुआ है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व, सारा एरिया सप्लाई कर्व से ऊपर है इकोनॉमिक रेंट है। ये रोनाल्डो, अमिताभ बच्चन जैसे टैलेंटेड लोगों का सप्लाई कर्व है, जिनकी सप्लाई ऑलमोस्ट परफेक्टली इन इलास्टिक है। बच्चों समझ आ गया सारा कॉन्सेप्ट या थोड़ा सा और? ओके, सो नाउ टेल मी, एक बच्चे ने आंसर दे दिया था लेकिन मैं उल्टा पूछ रहा हूं, किस ग्राफ में
ट्रांसफर अर्निंग सबसे ज्यादा है, प्लीज खामोश रहिएगा। शाहूद आप क्लास में हैं? ओके, चलिए दोबारा पूछता हूँ। अनसब आप क्लास में हैं, किस क्लास में सबसे ज्यादा सारी ट्रांसफर अर्निंग है अर्निंग में? ए, शाबाश। भी कुछ बच्चे चूज कर लेंगे, एमआरपी नहीं, हमें सप्लाई कर्व देखना होता है, बिल्कुल सही है। परफेक्टली इलास्टिक है, बिल्कुल ही अनस्किल्ड बंदा है, क्लीनर, यू नो, समथिंग लाइक दैट। और नॉर्मल डिमांड कर्व में वेज रेट से मैं आप कोशिश करता हूँ, मैं अपना पॉइंटर लगा के यहाँ पे ये इकोनॉमिक रेंट है सारा ऊपर वाला, और नीचे वाला ट्रांसफर अर्निंग। समझ आ गई मेरे बच्चों सबको? गुड। लेट्स हरी अप, क्लास खत्म होने वाली है और पेपर बहुत बड़ा है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मिनिमम वेज अबव द इक्विलिब्रियम मार्केट वेज। मिनिमम वेज सही जगह लगाई गवर्नमेंट ने। हाउ विल दिस अफेक्ट लो पेड वर्कर्स अकॉर्डिंग टू एमआरपी थ्योरी? मैंने आपको ये बहुत दफ़ा करवाया, मैं एक बार फिर बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना आए। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगाई है इक्विलिब्रियम से ऊपर। वेज, लेबर, डिमांड, सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम था, ये वेज रेट था, इतने वर्कर कर रहे थे। ये ट्रेड यूनियंस का भी हमने किया था और गवर्नमेंट का भी। अब वेज मिनिमम गवर्नमेंट ने लगाई, हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर लगती है। अब डिमांड फॉर लेबर कम है, फर्म्स को कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। एल टू एल वर्कर्स की जॉब लूज हो गई, एल टू एल वन की, और सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं वर्कर अपने आप को एल टू तक। सो एल टू टू एल वन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जॉब लॉसेज हैं और वो अनएम्प्लॉयमेंट है। ये ग्राफ सबको समझ आ गया? अब इस ग्राफ की नॉलेज को यूज करके मुझे बताइएगा कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है। हाउ विल दिस अफेक्ट लो पेड वर्कर्स? ऑप्शन ए, ऑल डी, सम लूज लो पेड वर्कर्स विल लूज देयर जॉब्स, जैसे हमने ग्राफ में देखा। मैं बाकी सबको रिजेक्ट करवा रहा हूं। ए, ऑल दोज इनिशियली इन एम्प्लॉयमेंट विल सर्टेनली रिसीव द न्यू वेज। नहीं, कुछ की जॉब, ये देखो, एल से एल वन जॉब लूज हो रही है, सबको नहीं मिलेगा मिनिमम वेज, फर्म्स निकाल देंगी। फ्यूअर ऑफ दोज नॉट ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट विल एंटर द लेबर फोर्स। वो कहते हैं थोड़े लोग आएंगे लेबर फोर्स के मार्केट में। नई वेज बढ़ी है, सप्लाई देखो एल टू तक चली गई है, ज्यादा लोग आ रहे हैं मार्केट में काम करने के लिए। सी, दिल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ लो पेड वर्कर्स इन एम्प्लॉयमेंट। नहीं, नंबर ऑफ लो पेड वर्कर्स कम हो रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। और some low paid workers will lose their jobs, 100% L to L1 job losses थी। लेट्स मूव ऑन जी। अब ये उसी का क्वेश्चन है, मिलता जुलता, नहीं कुछ और है। डायग्राम शोज चेंज इन मार्केट व्हेन गवर्नमेंट प्लेसेस अ प्रोडक्शन कोटा, OQT। अब सिर्फ OQT जो है प्रोडक्शन हो रही है ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट हैज प्रीवियसली वाज प्रीवियसली ट्रेडेड, हैज क्वांटिटी OQ पहले थी, अब OQT है। Which welfare loss results from the government policy? Anyone? C, X plus Z। दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के लॉस वाली। बहुत दफा हम AS में भी कर चुके थे और अब A2 में भी किया है। सबको समझ आ गया बच्चों? डेड वेट लॉस हमेशा क्वांटिटी से देखना है अपने, Q से QT, क्वांटिटी कम बन रही है ना, लाइन ऊपर गई हुई है, दो ट्राइंगल्स बनेंगी X और Z, ये आपका डेड वेट लॉस है। नंबर 17 आसान क्वेश्चन है। कोई नया बच्चा अपने आप को वॉलंटियर करेगा, मोहम्मद अली और इन सब अच्छे बच्चों के अलावा कोई अपने आप को वॉलंटियर करेगा? आई बी वेरी हैप्पी कि आप कोशिश कर रहे हैं। आप कौन है? मुजफ्फर नहीं, आप तो करते रहते हैं आंसर। हैदर आप भी करते रहते हैं। नया बच्चा बेटे जो बहुत कम आता। आप कौन है बेटे? चमन, चले, गुड। कौन सा आंसर बोल रहे हो? डेविड या बॉल? गलत। चमन, बेसिक कॉन्सेप्ट गलत। सुनो, diagram shows PPC 1 economy is initiated at point X. If the economy achieves actual economic growth but not potential, potential means shift of PPC, actual means moving towards the PPC, कौन सी वाली अब सही है? B as in ball। C भी पोटेंशियल है, उसमें एक्चुअल पोटेंशियल दोनों शामिल हैं। D भी एक्चुअल पोटेंशियल दोनों है, मूव कर रहे हो PPC की तरफ और शिफ्ट भी हो रहा है। ये बड़ा आसान है।
ना करें। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस, एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ मींस हम अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, वी आर कमिंग क्लोजर टू पीपीसी। टच करना जरूरी नहीं है। बेटे किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, चमन एक बहुत अच्छी बच्ची है, उसको भी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ थी, मुझे बताएं। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, बेटे क्लास में आए हैं तो लर्न करें। जी बोलें। चले गुड, अब्दुल्ला को तो क्लियर है। लेट्स मूव ऑन, नंबर 18, लेट्स फिनिश द पेपर। अब्दुल्ला आप बताइएगा, टेबल शोज व्हाट हैज हैपेंड टू थ्री इकोनॉमिक इंडिकेटर्स between 2 years in a country. When would GDP have been the most accurate measure of standards of living? GDP की लिमिटेशन जहां नहीं नजर आ रही, वो सही आंसर होगा। टेक योर टाइम। जीडीपी है, रियल जीडीपी पर हेड नहीं है, ये सोच लें। ए आंसर, पॉपुलेशन कांस्टेंट, इसलिए रियल जीडीपी पर हेड नहीं गिरेगा। इन्फ्लेशन लो एंड स्टेबल है, जीडीपी से रियल जीडीपी की वैल्यू बहुत कम गिरेगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, इसलिए लिविंग स्टैंडर्ड्स पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। सबको समझ आ गया? वेरी वेल डन अब्दुल्ला। किसी को प्रॉब्लम जी? अब नंबर 19 एचडीआई का क्वेश्चन है, विच चेंज वुड डायरेक्टली अफेक्ट अ कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मुझे कोई बच्चा बताए एचडीआई के तीन हिस्से, कोई बच्चा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीएनपी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा, और आखिरी है years of schooling and schools attendance for a 25-year-old person। एच डी आई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तीन चीजों को देख रहे हैं। मनी साइड के लिए वन थर्ड दे रहा है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट परचेजिंग पावर पैरिटी पे एडजस्ट करके पर कैपिटा, और उसके अलावा दे रहा है जी एजुकेशन इंडेक्स, यानी years of schooling for a 25-year-old person and his school attendance। आखिरी है जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो कौन सा मेजर दिया हुआ है? आसानी से ऑप्शन आ रही है, बी एज इन बॉल, चेंज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन। बाकी नंबर ऑफ आवर्स वर्कड कोई ताल्लुक नहीं है, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन कोई ताल्लुक नहीं है। सबको समझ आ गया? ओके जी। नंबर 20 टेबल गिव्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स परसेंटेज में। ये प्लीज जरा समझिएगा, ये परसेंटेज है। नंबर ऑफ पीपल हम नहीं मालूम कर सकते, समझ आ गया? लेबर प्रोडक्टिविटी हम नहीं मालूम कर सकते, सिर्फ परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड बताया हुआ। कौन सी सही ऑप्शन है? इसको मैं दे रहा हूं यामीन सईद को। फ्रांस एट द लोएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन बोथ ईयर्स। फ्रांस में लोएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है मेरा बेटा? ओ एम्प्लॉयमेंट, हाँ बिल्कुल सही है। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है फ्रांस में, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ कोर्स रेट कम होगा। नंबर हम नहीं मालूम कर सकते, बी क्यों गलत है? इटली हैड द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड इन 2002। नहीं, बिकॉज हमारे पास सिर्फ परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड है, नंबर नहीं है, पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन या लेबर फोर्स नहीं है, जो कि अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड नंबर होता है मिलियंस में, वो नहीं है। सी क्यों गलत है? जापान मोर देन डबल्ड इट्स लेबर प्रोडक्टिविटी। जापान में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है डबल हुआ है, उससे ज़्यादा, 2.5 से 5.4। लेकिन प्रोडक्टिविटी हम कैसे जज कर सकते हैं? हमें नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए और टोटल आउटपुट चाहिए उसके फॉर्मूला के लिए। सो कीप इट वेरी सेफ एंड सिंपल। यूके क्रिएटेड मोस्ट जॉब्स बिटवीन 93 एंड 2002। यूके में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, जॉब्स कितनी क्रिएट हुई हैं हमें नहीं पता। अगेन हमें उसका पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितनी जॉब्स पहले थी, अब कितनी, वो हम नहीं जज कर सकते। हो सकता है लेबर फोर्स छोड़ गई हो मुल्क और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई हो। सो वी कैन नेवर जज इट। सिर्फ परसेंटेजेस हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसके हिसाब से आप बाकी चीज़ कैलकुलेट करें, बाकी नहीं। समझ आ गया मेरा बेटा? किसी को प्रॉब्लम आ रही हो यहाँ पे? अब ये खैर चला गया एस में, लेकिन कर लेते हैं, इनका कोई पता नहीं क्वेश्चन आ जाए। गवर्नमेंट इन हाई इनकम कंट्री विशेज टू रिड्यूस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, विच पॉलिसी इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है जब एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होता है रिसेशन में, स्लम्प में। कोई बच्चा बता दो मुझे कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होगी?
Three, expansionary fiscal policy, increasing government expenditure, decreasing income tax. या expansionary monetary होती, increasing money supply, reducing interest rate, तब भी ठीक था. तो 21 का C. Well done, guys. Number 22, what does the Kuznets curve represent? बताइएगा आंसर. Kuznets curve क्या शो कर रहा होता है? A, changes in income inequality over time between developed and developing countries. ये मैं आपको दिखा देता हूँ बना के, ताकि जिन बच्चों को याद नहीं था वो देख लें. वाई एक्सिस पे आता है जीनी कोएफिशिएंट, एक्स एक्सिस पे आता है जीडीपी यानी डेवलपमेंट. तो पहले 2.5 था जब कंट्री अंडर डेवलप था, सब वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे. फिर ये पहुंच गया जी कोई 0.75 पे. जितना ये 1 के पास उतनी इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना ये 0 के पास उतनी इनकम फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब कंट्री और तरक्की कर गया तो वापस 2.5 पे. तो ये डेवलपमेंट के हिसाब से वो कहते हैं जब प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है कंट्री, कुछ वर्कर सेकेंडरी में ज़्यादा अर्न करते हैं, बाकी प्राइमरी में कम अर्न कर रहे होते हैं, इनकम गैप बढ़ जाते हैं. और बाद में जब सब वर्कर मेजॉरिटी टर्शरी में आ जाते हैं कंट्री की डेवलपमेंट के साथ, तो वहाँ पे दोबारा इनकम गैप्स कम हो जाते हैं. एनी कंफ्यूजन हियर? एनी कंफ्यूजन इन कुजनेट कर्व? इनकम इनक्वालिटी शो कर रहा है जीनी कोएफिशिएंट के थ्रू. जितना 1 के पास है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, जितना 0 के पास है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है. कंट्री जब डेवलप करते हैं कुजनेट के मुताबिक, पहले प्राइमरी से वर्कर्स सेकेंडरी में जाते हैं ट्रेनिंग लेके कुछ, तो वो ज़्यादा अर्न करते हैं, प्राइमरी वाले थोड़ा अर्न करते हैं. फिर सेकेंडरी से टर्शरी में जाते हैं तो अगेन इनकम गैप्स कम हो जाते हैं जब कंट्री पूरा डेवलप हो जाए, मेजॉरिटी टर्शरी में काम करके सिमिलर इनकम्स अर्न कर रही है. तो कुजनेट कर्व शोज चेंजेस इन इनकम इनइक्वालिटी ओवर टाइम. ठीक है जी, मुझे ज़रा बताएं लॉरेंस कर्व क्या शो करता है. जो नीचे लिखा हुआ है आंसर आप बताएं. लॉरेंस कर्व का मुझे आंसर बताएंगे. आंसर लॉरेंस कर्व क्या शो करता है? आंसर मुजफ्फर आप बताएं. हर क्वेश्चन सही बताते हैं, इसका बताएं मुझे. कम ऑन, वो तो कुजनेट शो कर रहा है. लॉरेंस कर्व. यस, थैंक यू अब्दुल्ला. माइक्स बंद कर दे, मैं सारी क्लास को बाकी को बता दूं. लॉरेंस कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, एंड टैक्स परसेंटेज. लॉरेंस ने कहा था कि अगर हम हाईएस्ट रेट्स ऑफ टैक्स कम कर दें, फर्म्स को और लोगों को इंसेंटिव आता है, ज़्यादा काम करेंगे, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा. वो भी मैं बना दूं बिकॉज अगेन लेफ्ट कर्व. सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ. लॉरेंस कर्व इनकम इनक्वालिटी शो करता है. सॉरी सॉरी सॉरी. सॉरी मुजफ्फर, आई टोटली देखो खुद भूल गया जी. इसमें बेटे ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी होती है. इस पे सब हाउस होल्ड 45 डिग्री लाइन है, बराबर अर्न कर रहे हैं. इधर परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड और इधर परसेंटेज ऑफ इनकम्स. अब किस तरह से लेवल कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं. अब लॉरेंस कर्व एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है. जितना ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से दूर है उतनी अनइक्वल इनकम है, और जितना करीब है उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है. इसका फॉर्मूला क्या है जी? एरिया एक्स, एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया बिलो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एक्स ओवर वाई. ये हमारा जीनी कोएफिशिएंट निकल रहा होता है. सब बच्चों को समझ आ गई ये बात? अगर ये करीब शिफ्ट हो जाए गवर्नमेंट की प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वगैरह से, ट्रांसफर पेमेंट से, तो इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो गई. अगर दूर चला जाए तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गई. ये फॉर्मूला जहन में रखिएगा, वो एरियाज लेबल कर देगा. बिटवीन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व एक्स डिवाइडेड बाय द होल एरिया एक्स प्लस वाई बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी. समझ आ गया मेरे बच्चों? ओके, लेट्स मूव ऑन. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को गड़बड़ होती है. मैं ज़रा इसको तसल्ली से करवाता हूँ. सिंपल है, फॉर्मूला के थ्रू करना है, बस रिवीजन नहीं होती. इन एन ओपन इकोनॉमी विद अ गवर्नमेंट सेक्टर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट इज एमपीसी. पहला विड्रॉल 0.3, एमपी ऑफ टैक्स में कितना जा रहा है $0.3 का, और सेविंग कितनी हो रही है 0.2. इनको मिला लें, वो कहते हैं मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो, जिसका फॉर्मूला है 1/MPW. वेरी गुड. 0.8 लीक हो रहा है, 1/0.8 डिवाइड करोगे सारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ विड्रॉ,
तो 1.25 आंसर आएगा। बच्चों समझ आ गया या नहीं? ओके, कौन है आप? चमन। बेटे मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूलाज, एक है कि इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर को 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विदड्रॉ, जो हम इस वक्त कर रहे हैं, अदरवाइज 1/1 माइनस एमपीसी, अगर हमें सिर्फ एमपीसी दी होती। अब विड्रॉल्स क्या क्या थी? 0.3 जा रहा है टैक्स इंपोर्ट्स में, 0.3 टैक्सेस में, और 0.2 सेव हो रहा है, तो 1/0.8 विड्रॉ हो रहा है। आंसर आ गया 1.25। एनी इंजेक्शन विल बी affecting the GDP by 1.25 times. ओके गुड, रिवीजन जरा अच्छी करें। चमन आपके कुछ कॉन्सेप्ट वीक लग रहे हैं मुझे। लेट्स मूव ऑन। नंबर 24, माइक्स बंद प्लीज। नंबर 24 अब मैं खुद करवा रहा हूँ, बहुत थोड़ा टाइम है। कितना टाइम है हमारे पास? 7 मिनट्स है, मैं जल्दी से खुद करा देता हूँ। अच्छा जी, लेट्स सी। आइडल चैट ना किया करें प्लीज। विच मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एम्स आर मोस्ट लाइकली टू कॉम्प्लीमेंट वन अनदर? हाई ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, जब ग्रोथ लोगे लो इन्फ्लेशन नहीं होगी, डिमांडेबल इन्फ्लेशन आएगी। ए रिजेक्टेड। बी एज इन बॉल, हाई ग्रोथ एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। ग्रोथ ज़्यादा हो तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, ये दोनों एम साथ साथ अचीव हो रहे होते हैं, फिजिकल में भी मॉनेटरी में भी। लो इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं अचीव होता, अनएम्प्लॉयमेंट लो करने जाते हो, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करनी पड़ती है, डिमांड पर इन्फ्लेशन आ सकती है। लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, यस ये भी पॉसिबल है, लेकिन आम तौर पे लो अनएम्प्लॉयमेंट के रिजल्ट में इनकम्स बढ़ती हैं, हम इंपोर्ट्स करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। सो बी एज इन बॉल, हाई ग्रोथ एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। एनी क्वेश्चंस? Central Bank of a country creates cash to purchase government bond from commercial banks. What is this called? Easy तरीन है, कोई बच्चा बता दो मुझे। और क्वांटिटेटिव ईजिंग, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रही है हमसे, हमारे कमर्शियल बैंक्स में पैसा आ रहा है, वो मनी सप्लाई बढ़ाएंगे लेंड कर करके, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग या ओपन मार्केट ऑपरेशंस। वेल डन बच्चों। नंबर 26, which statement about government intervention is correct? A, government failure may result from policies that have unintended side effects, 100% करेक्ट है। गवर्नमेंट फेल होती है जब भी मार्केट फेलियर दूर करने जाती है, तो गवर्नमेंट भी फेल हो सकती है। गवर्नमेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इनएफिशिएंसी, नहीं, एक्सटर्नल कॉस्ट का भी आइडेंटिफाई करते हैं, पब्लिक गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं, मोनोपलीज को भी कंट्रोल करते हैं, तो आइडेंटिफाई तो करते हैं। बी गलत हो गया। सी, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट पॉलिसीज मीन दैट मार्केट सिस्टम विल बी बेटर एट रिसोर्स एलोकेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस, लेकिन जब मार्केट्स फेल होती हैं, मोनोपली में, एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल बेनिफिट्स में, डीमेरिट मेरिट गुड्स में, पब्लिक गुड्स में, इंफॉर्मेशन फेलियर वगैरह में, मॉरल हैजर्ड, एंड मुझे याद दिलाइए कि मैं आपको कल मॉरल हैजर्ड और वो करवा दूँ, एडवर्स सिलेक्शन, वो भी मार्केट फेलियर है, उस पर छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है। उस केसेस में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। मार्केट फेलियर मीन्स डी ऑप्शन, मार्केट फेलियर मीन दैट गवर्नमेंट एक्शन विल नेसेसरी इंप्रूव सिचुएशन, नहीं, समटाइम्स गवर्नमेंट फेलियर कैन बी वर्स देन मार्केट फेलियर, सो ऑप्शन ए। एनी क्वेश्चंस? Number 27, all else remaining unchanged, what would result in an outflow of capital funds from a country? मुल्क से पैसा बाहर क्यों जाएगा? A fall in country's rate of inflation, इससे तो एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी। शाबाश, मुल्क में पैसा आएगा। माइक बंद कर दें। बी गलत है, अनएक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज एक्सचेंज रेट, जब आपका कंट्री का एक्सचेंज रेट ऊपर जाने वाला है, स्पेकुलेटर आपकी करेंसी खरीदते हैं, मुल्क में इनफ्लोज आती हैं। इंक्रीज इन फॉरेन इंटरेस्ट रेट, हाँ, बाहर के मुल्कों में इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो हमारी हॉट मनी बाहर चली जाएगी दूसरे बैंक्स में, आउटफ्लो होगी कैपिटल फंड्स की। इंक्रीज इन फॉरेन प्राइसेस, उसमें तो हम इंपोर्ट्स कम करेंगे, हमारा मुल्क में मनी ज़्यादा आएगी एक्सपोर्ट से, क्योंकि बाहर महंगाई हो रही है। सबको समझ आ गया? मैंने जल्दी में करवाया। Okay. Number 28, in country X, the government aims to protect jobs. Which policy is most likely to succeed? Decrease restriction on ये गलत है मेरा बेटा। रिस्ट्रिक्शन इमिग्रेंट लेबर पे कम करेंगे तो सप्लाई लेबर की बढ़ेगी, जॉब्स लूज होंगी। सी, अच्छा ठीक है। बी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। बी, डिक्रीज सब्सिडीज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, अगर आप अपनी फर्म्स को सब्सिडीज नहीं दे रहे, जॉब लॉसेस होंगी, फर्म्स बंद होंगी। इंक्रीज जनरल टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, यस यू आर राइट ऑन सी, हमने टैरिफ लगा दिए, इंपोर्टेड गुड्स कम आएंगी, लोकल ज़्यादा बिकेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगी। रिमूव कोटा से भी प्रोटेक्शन आप हटा रहे हो, कोटा कम कर दिए, हटा दिए,
अब बहुत सारी इंपोर्ट्स आ जाएंगी, लोकल जॉब्स खत्म हो सकती हैं। Which row shows characteristics of a fast growing economy? GDP per capita should be rising. C or D बच गए. Birth rate should be falling. C, birth rate should be falling. Household saving ratio अमीर कंट्रीज ज्यादा करते हैं. C, cat correct option. Last one जी, which adjustment to real G, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे 1 मिनट लेंगे. रियल जीडीपी पर कैपिटा, इसका क्या मतलब है? रियल से मुराद है इन्फ्लेशन का इफेक्ट, इन्फ्लेशन काट दी. पर कैपिटा मींस पॉपुलेशन भी डिवाइड कर दिया, एवरेज इनकम बना ली. So which adjustment to real GDP per capita might make it a more reliable indicator when comparing living standards in different countries? बोल दें, बोल दें. शाबाश. हाँ, सी बिल्कुल ठीक है. देखो, जब तक हम जीडीपी की लिमिटेशंस नहीं समझेंगे ये क्वेश्चन नहीं हो सकता. अब मैं रिजेक्ट करवा रहा हूँ. ए, एडजस्टमेंट टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज. जीडीपी आपका एडी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. तो जी तो ऑलरेडी ट्रीट हो चुका है ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग. बी, एडजस्टमेंट्स टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन डिफरेंट कंट्रीज. रियल जीडीपी है, हम ऑलरेडी उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर चुके हैं, ये भी रिजेक्टेड. डी, adjustment to allow for differences in value of exports for different countries. C plus I plus G plus X minus M, हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स को ट्रीट कर चुके हैं. हिडन इकोनॉमी अलबत्ता हमने नहीं की. ये जीडीपी की बहुत बड़ी वीकनेस है, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटी. हिडन इकोनॉमी मिस कर जाता है, एडजस्ट तो लिविंग स्टैंडर्ड को गलत दिखा रहा होता है. एडजस्टमेंट टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज नॉट रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज. मतलब इस वक्त मैं एक प्रोडक्टिव सर्विस कर रहा हूँ लेकिन ये टैक्स इस पे नहीं है क्योंकि मैं फ्री में क्लास पढ़ा रहा हूँ. लेकिन हिडन इकोनॉमी हो तो लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है, जीडीपी लो होता है. सबको समझ आ गया? ये क्लास बंद करने वाला हूँ बिकॉज बहुत टाइम लग गया.